नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत का चौका लगा दिया है। खैरागढ़ का किला जीतने के साथ ही कांग्रेस ने उपचुनावों में लगातार चौथी बार जीत हासिल की है। 2018 के बाद उपचुनाव में यह कांग्रेस की चौथी जीत और बीजेपी की चौथी हार है। कांग्रेस की यशोदा वर्मा ने बीजेपी के कोमल जंघेल को 20,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है, तो वहीं जेसीसीजे यानी कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने अपनी सिटिंग सीट को गंवाया है, जमानत तक जब्त हो चुकी है। खैरागढ़ में कांग्रेस की जीत के मायने काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव को 2023 से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। क्या बीजेपी चुनावी प्रचार में जनता से जुड़ नहीं पाई, या फिर जनता ने भूपेश सरकार के कामकाज को अब तरजीह दी और उन्हें तोहफा दिया है? सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस सिर्फ जिले के वादे से ही जीत पाई है? चर्चा इसी पर करेंगे, पहली रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव में कांग्रेस का जलवा, खैरागढ़ में निकली विपक्ष की हवा। खैरागढ़ में कांग्रेस हुई विनर, भूपेश सरकार के कामों पर मोहर। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का सिलसिला जारी है। खैरागढ़ में जनता ने भूपेश सरकार के कामों पर मोहर लगाई है। विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस की यशोदा वर्मा को बड़ी जीत मिली। यशोदा वर्मा ने 20,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। यशोदा वर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल को करारी मात दी, जबकि जेसीसीजे प्रत्याशी नरेंद्र सोनी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। उनसे ज्यादा वोट निर्दलीय उम्मीदवार चरण साहू को मिले। कांग्रेस की शानदार जीत पर रायपुर से लेकर खैरागढ़ तक जश्न का माहौल है। कांग्रेस का कहना है कि जनता ने कांग्रेस सरकार के कामों पर मुहर लगाई है। हम जितना उम्मीद करे थे उससे ज्यादा से जीत हुई है और हमें बहुत खुशी है। हमारे विधायकों ने, हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने दिन रात मेहनत किया। 40 डिग्री से अधिक गर्मी में पसीना बहाया है, उसी का परिणाम है ये। एक तरफ जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, तो दूसरी तरफ बीजेपी खेमे में निराशा, क्योंकि बीजेपी खैरागढ़ के उपचुनाव को 2023 से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देख रही थी। जनता ने जो निर्णय दिया वो स्वीकार है, क्योंकि खैरागढ़ विधानसभा में गवर्नमेंट के द्वारा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा जिस तरह से चुनाव लड़ा, खुद के द्वारा 27 जगह सभा करना, फिर शराब का वितरण, पैसा का, साड़ी का, सारा चीज वितरण किया। उपचुनाव के नतीजे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा की जीत की बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिला बनाने की घोषणा की। ये जीत अब कांग्रेस पार्टी और सरकार के लिए चुनौती लेकर आई है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है छत्तीसगढ़ में कि सरकार अपनी उपलब्धि लेकर नहीं, सरकार अपने घोषणा पत्र लेकर 3.5 साल में वापस जा रही है। तो क्या ये 5 साल के बाद जो चुनाव होने वाले हैं उसमें ये कांग्रेस और कांग्रेस के लोग 90 विधानसभा को 90 जिला बनाने की बात सोच रहे हैं? उपचुनाव के मैदान में 10 उम्मीदवार थे। हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा। ये चुनाव जीतना बीजेपी के लिए अपनी प्रतिष्ठा बचाने जैसा था, क्योंकि साल 2008 के बाद बीजेपी सीट पर अपना कब्जा नहीं कर पाई। अब आपको बताते हैं कि खैरागढ़ का सियासी इतिहास क्या रहा, तो आंकड़े बताते हैं कि साल 2003 में खैरागढ़ की सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। साल 2008 में बीजेपी ने सीट पर जीत हासिल की। 2013 में कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा हुआ। साल 2018 में जेसीसीजे की जीत हुई। इस बार बीजेपी ने खैरागढ़ को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन जनता ने भूपेश सरकार के कामकाज पर मुहर लगाई। खैरागढ़ में मिली हार के बाद बीजेपी के लिए 2023 की राह भी आसान दिखती नजर नहीं आ रही। टीम न्यूज़ स्टेट। तो चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इस खैरागढ़ उपचुनाव के परिणामों पर क्या प्रतिक्रिया आई है, वो सुनवा देते हैं। 20,000 से भी अधिक मतों से हमारी प्रत्याशी यशोदा वर्मा चुनाव जीती है। मैं खैरागढ़ की जनता को धन्यवाद देता हूं। उन्हें, प्रत्याशी को और कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जिन्होंने भीषण गर्मी में खूब मेहनत की
2023 में अब हमारे कार्यकर्ताओं को भी, नेताओं को भी, जो वहाँ ड्यूटी में थे, उनको अंदाज़ा लग गया है कि हमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन जीत तय है। तो एक बड़ा मैसेज अपने कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री देते हुए नजर आए हैं। अब इस मैसेज के मायने क्या हो सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवानू नायक जी हमारे साथ हैं, जेसीसी जी के पक्ष रखेंगे। भगवानू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल सिंह चौहान जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के नेता। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, शुरुआत आज आप ही से कर लेते हैं। खुश तो बड़े होंगे आप आज की एक और सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में आ गई। कैसे देखते हैं इस जीत को? देखिए दीपेश जी, खुश इस बात पर हूं मैं कि लोकतंत्र जीत रहा है। खुश इस बात पर हूं कि ये जनता की जीत है। जिस तरह से 2018 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बनी और 90% वादों को मुख्यमंत्री जी ने और कांग्रेस की सरकार ने पूरा किया, उसके बाद हमारी भी जनता से उम्मीदें थी कि जनता उन कामों पर मुहर लगाएगी जो हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार के सारे लोग दिन रात मेहनत करके एक करके कर रहे हैं। लगातार जिस तरह किसानों की कर्ज माफी हुई, किसानों को फ्री बिजली देने का काम हुआ, किसानों को जिस तरह से राजीव गांधी भूमिहीन योजना आई, जिस तरह से सारी योजनाएं आई, 90% घोषणा पत्र के वादे पूरे हुए, तो हमको उम्मीद थी और निश्चित रूप से जनता ने उस उम्मीद का प्रतिशत दिया, हमारा उत्साहवर्धन किया। लगातार उपचुनाव में चौथी जीत बता रही है कि कांग्रेस के इन कामों पर जनता ने मुहर लगा दी है। और मेरा यह मानना है कि ये 2023 का सेमीफाइनल, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी भी मान रही थी, तो देखिए इस सेमीफाइनल में हमारी इस बड़ी जीत ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि 2023 के जो विधानसभा के चुनाव होंगे सूबे में, उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस की विजय होगी। और जनता जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के शासन में जिस तरह से जनता को रिलीफ मिला है, जिस तरह से किसानों को रिलीफ मिला है, जिस तरह से आम लोगों को रिलीफ मिला है, राहत महसूस की है, विकास की रफ्तार, जिस तरह से कोविड जैसे गंभीर बीमारी के बाद भी, इस महामारी के बाद भी जिस तरह से विकास की रफ्तार छत्तीसगढ़ की रही है, उससे बहुत बड़ी जनता में एक मैसेज गया है, एक संदेश गया है कि कांग्रेस के राज में जनता सुरक्षित है, उसका विकास सुनिश्चित। ये जो जीत हुई है, इसमें एक बड़ा फैक्टर रहा है खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा का। खैरागढ़ के लोग भी ये स्वीकार करते हुए नजर आए हैं कि हाँ, हमारा जिला बन रहा था, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। अब एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 2023 में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि क्या 90 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होगा, 90 विधानसभाओं को जिला बनाने की घोषणा करेंगे तब जीतेंगे? देखिए दीपेश जी, ऐसा नहीं है। एक राजनीतिक दल लोकतंत्र में जब चुनाव में जाता है तो उसका एक घोषणा पत्र होता है। जनता की अपेक्षाओं को हम कैसे पूरा करेंगे, या उस क्षेत्र के लिए, उस विधानसभा के लिए, उस राज्य के लिए हमारी सोच क्या है, हमारा एजेंडा क्या है, तो घोषणा पत्र गलत नहीं है। एक बात। दूसरी बात, खैरागढ़ डिजर्व करता था जिला बनने को, उसका हक दिया गया है, खैरागढ़ की जनता को उसका हक दिया गया है। ऐसा नहीं है कि प्रदेश में हर विधानसभा जिला बनने के लिए डिजर्व करती है, लेकिन निश्चित रूप से खैरागढ़ का यह हक बनता था। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया, हमारे नेताओं ने महसूस किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने महसूस किया और घोषणा की कि खैरागढ़ जिला बनने का हक रखता है। और इन चुनाव के बाद हमारी ये सोच है कि खैरागढ़ को जिला बनाएंगे। लेकिन उसको इस तरह से, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ऊंची मानसिकता के साथ प्रचारित कर रही है, वैसा नहीं है। छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा जिला बनाने की स्थिति में नहीं है। प्रशासनिक कारणों से खैरागढ़ को जिला बनाना जरूरी था। राजनांदगांव जिला अभी भी बहुत बड़ा जिला था और खैरागढ़ को जिला बनाने से दूरस्थ अंचलों के लोगों को अब सरकार आपके द्वार का जो कॉन्सेप्ट है वो निश्चित रूप से सही होगा। इसके लिए जिला बनाने की एक प्रासंगिक घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री जी ने जो संदेश कार्यकर्ताओं को दिया है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, उसका भी जवाब आपसे लूंगा। राजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं, कमेंट ले लेते हैं। राजीव जी, खैरागढ़ से तो आप लोग खाता खोलने वाले थे, कहां कमी रह गई? कमी रह गई थी कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही नर्वस थी। आखिर में कांग्रेस पार्टी के पास एक तुरुप का इक्का मिल गया कि जिला बना दो। 38 महीने तक इनको ध्यान नहीं था कि खैरागढ़ को जिला बनाना है। हम तो छोटे छोटे जिले के बक्सर थे। पिछले 15 वर्षों में महासमुंद को हमने जिला बनाया, धमतरी को जिला बनाया, हमने कबीरधाम को जिला बनाया, हमने महासमुंद जिला बनाया, बहुत सारे जिले बनाए और शेष में इस ओर अग्रसर थे। और अगर 2018 में हम जीते तो निश्चित रूप से इसको जिला बनाने वाले थे खैरागढ़ से। लेकिन कांग्रेस पार्टी 38 महीने के बाद याद करती है कि एक जिला बनाना है, वो खैरागढ़ है। तो ठीक है, आप चुनाव में जीत गए हैं, लेकिन ये कहना कि 2023 का मैंडेट मिल गया है, गलत बात है। 1998 में भी बहुत सारे उपचुनाव हुए थे और 2000 में पटवा जी चुनाव जीतकर
98 में ही चुनाव जीत कर आ गए थे पटवा जी, जब भारतीय जनता पार्टी का शासन हुआ था। 2003 में भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायक चले गए थे, उसके जोगी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। तो वो मरवाही में जोगी जी उपचुनाव जीत कर आए थे। तो ऐसे ही होता है कि आप उपचुनाव जीत गए धन बल से, बाहुबल से, प्रशासनिक दबाव से, तो ठीक है, आपकी जीत, आपको बधाई देता हूं। लेकिन इसका आप ये अर्थ मत लगाइए कि 2023 में जब जनता रहेगी तो आपके रिपोर्ट कार्ड देखेगी 5 वर्षों का। नहीं, एक बड़ी बात राजीव जी आप कर रहे हैं। मैं एक और सवाल आपसे पुटअप कर रहा हूं। सवाल ये है सर कि अभी 2023 के चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, मात्र 15 महीने 17 महीने बचे हुए हैं। ऐसी परिस्थितियों में आप ये कहें कि इनके पास तुरुप का पत्ता था, तो 2023 के पहले हो सकता है तुरुप के और कई पत्ते इनके पास हों, जिनको अगर वो एक एक कर खोल दें और आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। 2023 में बहुत वक्त बचा नहीं है, फिर आप ये कहें कि इस उपचुनाव में धनबल बाहुबल से ये चुनाव जीत लिया, तो क्या इससे इतर पार्टी को संगठनात्मक तौर पर भी कुछ और विचार विमर्श करने होंगे? बिल्कुल करने होंगे। पार्टी हमेशा विचार मंथन करती है और उन विचार मंथन को लेकर पार्टी आगे बढ़ती है। आज यदि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है या देश में एक बहुत बड़ा पार्टी है, तो उसके पीछे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक कौशल है। कहीं न कहीं पर भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ जिस प्रकार से जुड़े रहती है, वो एक मुद्दा है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनाव मैदान में सक्रिय रहती है और आगे जीतेगी। आज ठीक है, एक उपचुनाव हम हार गए हैं या दंतेवाड़ा हारे हैं, लेकिन चुनाव का समर बाकी है, असली रण अभी बाकी है। और देखिए, ये उपचुनाव में कोई तुरुप का इक्का हो सकता है, राज्य जिला बनाना या किसी जिले बना देना या कोई दूसरे अन्य मुद्दे हो, लेकिन जब पूरे 90 विधानसभा के चुनाव होंगे तो उस समय कोई तुरुप का इक्का नहीं चल सकता। उस समय तो जनता देखेगी कि पिछले 5 साल जनता देखेगी। और मैं उस पर भी लौटूंगा, आप लोगों की स्ट्रेटेजी पर भी लौटूंगा। अनिल जी, लौटता हूं आपके पास, पर्याप्त वक्त दिया आपको भी। एक कमेंट भगवानू जी से भी ले लेने दीजिए, जिनकी सीट को अब कांग्रेस पार्टी अपने पास ले गई है। भगवानू जी, पहले पायदान पर थे आप 2018 में, अब तो चौथे पर चले गए, कहां कमी रह गई सर? देखिए दिव्या जी, सबसे पहले आपके लोकप्रिय टीवी चैनल के माध्यम से मैं जनादेश का सम्मान करता हूं, कांग्रेस पार्टी को बधाई देता हूं। और ये जो परिणाम जो हम सबके सामने आया है, ये कोई अप्रत्याशित या आश्चर्यजनक नहीं है। इतिहास गवाह है कि जितने भी जो उपचुनाव होते हैं, ज्यादातर ये जो है सरकार के पाले में जाते हैं। तो क्या यही सोचकर चुनाव लड़ा गया था भगवानू जी? जी, यही सोचकर चुनाव लड़ने गए थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, चुनाव को तो हम चुनाव के तरीके से लड़े और इस चुनाव में 2 प्रमुख बिंदुओं पर हमने चुनाव लड़ा। सबसे पहले तो खैरागढ़ को जिला बनाने के निर्माण का जो है हमारा प्रमुख बिंदु था, और जो है राज परिवार देवव्रत सिंह जी को सम्मान। तो इन दोनों मुद्दों पर जो है ना, जनता ने वहां पर मुहर लगाई है, इसलिए हम जनादेश का सम्मान करते हैं। लेकिन मैं रही बात जो सत्ता दल जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा, आप देखेंगे आप 3.5 साल से सरकार में पूर्ण बहुमत के साथ आपकी सरकार है, बावजूद पूरी सरकार ने, पूरे मंत्रिमंडल, माननीय मुख्यमंत्री जी मोर्चा संभाले थे। और जिस तरीके से जो चुनावी घोषणा जो हुई, तो ये कहीं ना कहीं जो तत्कालिक जो लाभ है वो यहाँ पर काम आया, और जो दूरगामी परिणाम है तो वो 2023 में समझ में आएगा। और आने वाला जो 2023 है वो महत्वपूर्ण चुनाव है, और ये दोनों चुनाव जो है ना, दोनों में अंतर है। ये जो चुनाव था कहीं ना कहीं एक जो चुनावी जो घोषणा हुई है, जो इन्होंने जो एक नया जन घोषणा पत्र बनाया, जिला बनाने की जो घोषणा की गई, तो ये तमाम प्रकार के जो वादे जो हुए हैं उस पर मुहर लगाई है जनता ने। हम जनादेश का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन 2023 जो है वो महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से आज हमारी जो पार्टी के जो परिणाम है वो जो है हमारे अनुरूप नहीं आए हैं, और इसमें हम आत्मचिंतन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है दीपेश जी, जो है पाने के लिए बहुत कुछ है। हम संघर्ष करेंगे, क्या कमी रह गई है उस पर विचार मंथन करके हम आगे बढ़ने का काम करें। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ रवि सर मौजूद हैं। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल, कैसे देखते हैं इन परिणामों को 2023 के लिहाज से? और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया को भी आपने सुना होगा, उस पर भी एक कमेंट। बात करें, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं को काफी मेहनत करना पड़ेगा। इसका साफ संकेत है कि 2023 में कांग्रेस को बहुत काम करना पड़ेगा। रही सवाल खैरागढ़ जीत का, तो खैरागढ़ जीत में जो बड़ा फैक्टर रहा वो जिले का और साले 12 को तहसील बनाने का मुद्दा रहा, और यहाँ की जनता ये मांग काफी दिनों से कर रही थी। तो एक तो जनता की मांग पूरी हुई। दूसरी बात जो है हमेशा आता है, जो सत्तारूढ़ दल होता है
वो हर चुनाव जीतते रहा है। भाजपा की सरकार रही तो कोटा को छोड़कर जितने भी उपचुनाव हुए 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते भाजपा ने जीती। और जब से कांग्रेस की सरकार आई तब मरवाई हो, चित्रकूट हो, दंतेवाड़ा हो, वो भी जीती और अब खैरागढ़ भी जीती। लेकिन खैरागढ़ में बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव लगी थी, चाहे बीजेपी के बड़े नेता, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, केंद्रीय मंत्री आए, और यहाँ कांग्रेस के कई विधायक मंत्री लगे हुए थे और मुख्यमंत्री ने वहां पे 6 दिन में 27 से अधिक सभाएं ली। तो दोनों पार्टियों ने खैरागढ़ के चुनाव को काफी सीरियसली लड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने तो इसको सेमीफाइनल के रूप में लगा था, लेकिन सत्ता पक्ष का जो जीत की धारणा है उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। लेकिन उपचुनाव और आम चुनाव में बहुत अंतर होता है, इसका आकलन, इसका ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, लेकिन मुख्यमंत्री जिस बात का जिक्र करते नजर आए, क्या ये समझा जाए कि वाकई में अगर जिला बनाने की और तहसील बनाने की घोषणा नहीं होती तो एक कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में दे रही थी? यही वजह है कि अब कार्यकर्ताओं को कहा गया कि कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हालांकि जीत सुनिश्चित है। देखिए, निश्चित तौर से ये जो जिला और तहसील का है वो काफी कांग्रेस के लिए मास्टर स्टोर साबित हुआ और लोगों को काफी लुभाया, क्योंकि जनता से जुड़ी चीज है। यदि खैरागढ़ जिला बनता है तो वहाँ बिजनेस बढ़ेगा, प्रशासनिक अमला होने से लोगों को आने जाने में सुविधा होगी और उनके काम आसानी से होंगे। और भूपेश बघेल की सरकार अभी है, सत्तारूढ़ है और वो उसके रहते इसको इम्प्लीमेंट कर देगी, ये जनता जानती है। इसलिए उनकी मांग पूरी हो रही है तो निश्चित तौर से सरकार के साथ जाने का फैसला किया खैरागढ़ की जनता ने। ठीक, मैं मेहनत आने वाले में करना पड़ेगा। जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। राजीव जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि परिवर्तन अगर करना है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजियों को बदलना होगा? अब किस तरह से काम होगा? लगातार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 हार 2018 के बाद अभी तक हुई है और नगरीय निकायों की स्थितियों को देखें तब भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। उससे दुरुस्त करने के लिए क्या आप कुछ नए प्लान तैयार करने होंगे, नई स्ट्रेटेजी के तहत काम करना होगा? राजीव जी। बिल्कुल स्ट्रेटेजियां बदलनी पड़ेगी। जो परंपरागत रूप से हम लड़ते हैं उसकी जगह हो सकता है यूनिट बढ़ानी पड़े। हम विकेंद्रीकरण होकर चुनाव लड़ते हैं, छोटे छोटे यूनिट बनाकर लड़े होंगे और स्ट्रेटेजियां बदलती रहती है। केंद्रीय नेतृत्व इसकी चिंता करता है कि किस प्रकार से किस राज्य में किसकी स्ट्रेटेजी हो, तो बिल्कुल स्ट्रेटेजियां बदली जाएगी। और जैसे आपको मालूम होगा कि लोकसभा में पूरे चेहरे बदले गए या विधानसभा में पुराने लोगों पर विश्वास किया गया, संगठनात्मक बदलाव होते हैं। ये तो हिस्सा, हर राजनीतिक पार्टी इससे छुट्टी नहीं रहती और भारतीय जनता पार्टी भी इससे छुट्टी नहीं है। हम निश्चित रूप से स्ट्रेटेजी प्लान चेंज करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व इसको लेकर चिंतित है, वो निश्चित रूप से इसको लेकर वो काम करेंगे। हमारा राज्य नेतृत्व भी बहुत सक्षम है और वो काम कर रही है इसके लेकर। ये देखिए, बदलाव और संगठनात्मक काम करना ये हर राजनीतिक पार्टी का एक अटूट हिस्सा है। उस हिस्से में हर राजनीतिक दल उस पर कार्य करता रहता है, चिंतन मनन करते रहते हैं। तो ये कोई, लेकिन उन चिंतन मनन का कितना असर हो रहा है वो ये परिणाम बताते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। अनिल जी, आपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रियाओं को भी सुना होगा। उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं को मेहनत और करनी होगी। क्या ये इस बात की तरफ इशारा है कि हाँ वाकई में उपचुनाव में बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी? हालांकि जिला बनाने की घोषणा और कई और मसले अब उस मेहनत पर पानी फिर गए। देखिए दीपेश जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। 10 सेकंड और चाहूंगा आपसे कि जैसा कि हमारे और वक्ताओं ने कहा कि जिला और तहसील बनाने की घोषणा बहुत बड़ा मुद्दा थी, मैं आपको बता दूं कि राजनीति में विश्वसनीयता बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से कांग्रेस 2018 के पहले घोषणा पत्र बनाई और उस घोषणा पत्र पर सरकार आते ही अमल हुआ, उससे जो जनता का विश्वास है वो कांग्रेस पर कायम हुआ। इस आज के वर्तमान राजनीतिक परिवेश में लोगों का विश्वास राजनीति से जब उठ रहा है, जब लगातार जिस तरह से घोषणा पत्र पर कार्य हुआ, उस विश्वास की बदौलत कांग्रेस
ने वहां इतनी बड़ी जीत दर्ज की है। मैं तो ये कहूंगा। दूसरी बात देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही हमेशा मंत्र रहा है हम कार्यकर्ताओं के लिए कि आप मेहनत का एक ही विकल्प है और वो है खुद मेहनत। तो मेहनत के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बहुत मेहनत करते हैं और हम लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं, हम लोगों को वो लगातार मार्गदर्शन देते हैं कि मेहनत करते रहिए। तो आज के परिवेश में, राजनीति में बहुत मेहनत का काम है कार्यकर्ताओं के लिए। एक व्यक्ति विशेष से, एक नेता विशेष से कोई भी सरकार नहीं बनती। इसलिए उन्होंने अपने दल में फिर जान फूकी है, एक मंत्र दिया है कि हम सबको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार सतत मेहनत करती रहनी पड़ेगी ताकि 2023 में फिर से हम ऐतिहासिक जीत दर्ज करें। और मेरा मानना यह है दीपेश जी, जिस तरह से जनता कांग्रेस ने 2018 में कांग्रेस के कहना चाहिए जो और बड़ी ऐतिहासिक जीत होती उसमें बाधा डालने का काम किया, कुछ सीटों पे जनता कांग्रेस के कारण भारतीय जनता पार्टी सफल हो गई। मेरा मानना यह है कि 2023 के चुनाव में वातावरण बदला हुआ होगा और जनता कांग्रेस बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। उसका फायदा कांग्रेस को और बड़े स्तर पर होगा और भारतीय जनता पार्टी जो 12-13 सीटों पर काबिज है उससे भी कम सीटें उसकी हो जाएगी। जनता जिस तरह से कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे भरोसा कर रही है, जिस तरह से कांग्रेस की वर्किंग पे भरोसा कर रही है, कांग्रेस ने सरकार आते ही जिस तरह की नीतियों पे काम करना चालू किया है, उसमें जनता का, छत्तीसगढ़ की जनता का। और दीपेश जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि धर्म और जाति के नाम पर ये नहीं बांट पा रहे हैं यहाँ की जनता को। यहाँ की जनता का मैं वक्त नहीं है, लेकिन आप मेरे सवाल को शायद सुन नहीं पा रहे हैं। लोकतंत्र का स्वागत है। देखिए, हमने इतना उत्साहित नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इतनी सीट नहीं बचेगी। भारत की बात करती है। देखिएगा सर, नेता प्रतिपक्ष के लायक जगह छोड़िएगा, मैं लौटता हूं आपके पास। भगवानू जी, एक महत्वपूर्ण बात का जिक्र अनिल जी ने भी किया और परिस्थितियां भी कुछ इस तरफ इशारा कर रही हैं। क्या जोगी कांग्रेस को एक बार फिर से और ज्यादा मजबूत करने की दरकार है? मैंने स्वीकार किया हमारी पार्टी भी विपरीत परिस्थितियों में है, लेकिन राजनीति हमेशा संभावनाओं का गढ़ होता है। हमने पहले कहा हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है दीपेश जी। और हमारी पार्टी को बने कितने साल हुए? देखिए, राष्ट्रीय प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखें 120 साल पुरानी, आज वो 2 राज्यों में सिमट गई है। मौजूदा जो अभी जो 5 राज्यों में जो चुनाव उसके परिणाम आप देख ले, आंकन कर ले, तो ये जो खैरागढ़ चुनाव था वो कहीं ना कहीं असम और उत्तर प्रदेश के हार के बाद ये जो डर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को था, इसीलिए उन्होंने जो 3.5 साल में जो काम किया उसको लेकर ये जनता के पास नहीं गए, बल्कि एक नया जन घोषणा पत्र बना करके इन्होंने वहां पर प्रस्तुत करके जो है खैरागढ़ को जिला बनाने की बात की गई। तो हमारी पार्टी तो अभी शुरू हुई है और माननीय स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने हमें एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है एक क्षेत्रीयता को लेकर के, और पूरे देश में क्षेत्रीय पार्टियों का जो है कहीं ना कहीं बोलबाला आप देख सकते हैं। तो हम लोग हिम्मत नहीं है, हार नहीं रहे हैं, ना हताश हो रहे हैं, ना निराश हो रहे हैं। हम संघर्ष करेंगे और आने वाले समय में क्या हमें कमी रह गई उस पर सुधार करेंगे और एक सदस्यता अभियान चला करके जमीनी स्तर पर जुड़ करके छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों के लिए काम करेंगे। ठीक, मैं लौटता हूँ। रवि सर, जोगी कांग्रेस को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या 2018 में जो पार्टी चुनाव मैदान में उतरी अब 2023 तक सिमट कर रह गई है, 2023 में क्या कोई भूमिका आपको नजर आ रही है? क्योंकि 2018 में तो 2 राजनीतिक दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा, बीएसपी भी साथ आ गई थी। अब 2023 में क्या भूमिका दिखाई देती है और क्या कोई बहुत असरकारक का परिणाम देती नजर आएगी? देखिए दीपेश जी, जोगी कांग्रेस एक थर्ड फोर्स मान के चला जा रहा था 18 में, लेकिन अजीत जोगी के निधन के बाद जो जोगी कांग्रेस को आगे बढ़ना चाहिए था, कहीं न कहीं उसमें कमी दिखाई पड़ रही है। और जोगी का व्यक्तित्व, उनकी राजनीतिक पकड़, उनकी राजनीतिक सोच अलग थी। अभी जोगी कांग्रेस के पास जो अजीत जोगी जैसा कोई नेता नहीं है। सबसे बड़ी कमी यही है, अजीत जोगी बनना पड़ेगा, एक किसी को बनाना पड़ेगा और पार्टी को नए सिरे से खड़े करने की जरूरत है, तभी कुछ कर पाएगी। दूसरी बात, थर्ड फोर्स के तौर पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की दखल या दखलंदाजी शुरू होने लग गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में कई राजनीतिक समीकरण छत्तीसगढ़ के बदलेंगे, इसलिए जोगी कांग्रेस को बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अभी तो बहुत जो करना चाहिए था 3-4 साल में काम, उनको कहीं न कहीं उसमें कमाई दिखाई पड़ रही। बिल्कुल, बड़ी बात आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया तो अनिल जी से कमेंट ले लेता हूं। अनिल जी, अमूमन अभी तक जो इतिहास रहा है आम आदमी पार्टी का, चाहे दिल्ली का जिक्र कर लीजिए या पंजाब का, नुकसान कांग्रेस को ज्यादा किया कि बीजेपी को नहीं। अगर छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी अपने पैर पसारती है तो एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए।
देखिए दीपेश जी, छत्तीसगढ़ में कोई भी तीसरा दल, मेरा मानना है, कभी भी बड़े स्तर पर नहीं उठ सकता। यहाँ किसी क्षेत्रीय दल को छत्तीसगढ़ की जनता नहीं स्वीकार कर सकती। मेरा मानना है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ही लड़ाई रहेगी। और मेरा यह भी मानना है कि बसपा और जनता कांग्रेस के कमजोर होने से कांग्रेस को इसका और ज्यादा फायदा 2023 में मिलेगा। और सबसे बड़ा फायदा इस बात का मिलेगा कि कांग्रेस ने जो विश्वसनीयता छत्तीसगढ़ की जनता की हासिल किया है इन 3-4 सालों के अंतराल में, उसमें यह समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता का पूरा भरोसा कांग्रेस पर है। और मेरा ये मानना है कि हमें ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। परिणाम कितना तब्दील होता है, ये भविष्य में नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।